हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो अगला पेपर होने वाला है वह विज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों को आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान से विशेष करके पढ़ना है और इन चीज़ों से आपके जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। और जो भी चीज़ आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनसे आपका 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत अगर होता है न्यूमेरिकल में तो आपके डाटा चेंज होंगे, अदरवाइज जो टॉपिक्स एंड डेफिनेशन है वह आपकी आनी ही आनी है। तो एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है शुरुआत से हम आपको एक एक चीज बताएंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आप छोड़ के देखते हैं तो आप अपने नुकसान करेंगे। एक एक चीज इसमें जो हम बताएंगे वही चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है और उसको आपको पढ़ना है। पहली चीज तो जो इसमें आपको पढ़ना है वह है रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण का आपको परिभाषा पढ़ना है। ठीक है ना, और इसको संतुलित कैसे करना है, संतुलित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा पूछा जाए पूछा ना जाए लेकिन आपको संतुलित करना 100% पूछा जाता है। और ये आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके पूछे जाने का तरीका क्या है, एक तो आपको शब्द रूप में दिया होगा और दूसरा आपका इसका फार्मूला दिया होगा। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल एक समीकरण इसमें हम देखते हैं, जैसे आपका है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट पानी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2। सबसे पहले तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे और समीकरण लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको संतुलित कैसे करते हैं, इसका फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला काम इसमें आपको जो करना है वह करना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है वह है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया जो यहां पर हम 5 रासायनिक अभिक्रिया आपको यहां पर बता रहे हैं, इसमें से कम 2 रासायनिक अभिक्रिया 4 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी। एक आपका अभिक्रिया जो पहला होता है वह है संयोजन, या इसी को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन, तीसरा है आपका विस्थापन और चौथा है आपका द्विविस्थापन, पांचवा है आपका ऑक्सीकरण अपचयन। ये इनमें से आपका 2 रासायनिक अभिक्रिया 100% पूछी जानी है और ये बहुत आसान है। केवल इसका डिफिनेशन आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित इस चीज को आपको लिखना है, या वियोजन या विस्थापन या द्विविस्थापन या ऑक्सीकरण अपचयन। इसमें से जो भी आपसे पूछेगा उसको आपसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है, इसमें पूछा जाता है कि उदाहरण सहित ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। अगर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया एक साथ कहीं हो रही है तो इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप समझाएंगे तो इसके लिए आप ऑक्सीकरण अपचयन में जाएंगे। और आपको पता होगा ऑक्सीकरण अगर आप बात करें तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है ना, और अपचयन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन विस्थापन या ऑक्सीजन आपका निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगा, यह आपका है ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। इसमें से 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में लिखने के लिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन्हीं चीजों पर आधारित आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें आपको संक्षारण
और विकृत गंधिता। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको बोर्ड में रखा ही हुआ मिलेगा। इसमें कहीं कोई शंका संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर संचारण और विकृत गंधिता से क्या समझते हैं, ठीक है ना। या फिर अलग से पूछा जाएगा आपको संचारण से बचने के उपाय। संचारण से बचने के उपाय। संचारण का मतलब होता है किसी भी धातु की सतह पर नमी के कारण जंग का लग जाना। और जंग कब लगता है? जब Fe2O3.XH2 ये आपका बन जाता है। ये जंग का फार्मूला है आपका। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जंग का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। और ये दोनों जो घटनाएं होती हैं यह आपकी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया की वजह से। अगर रेडॉक्स इक्वेशन अगर कहीं हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन कहीं हो रही है, तो आपका ये दोनों चीजें होती है। तो पहले चैप्टर में आपको इस तरीके से ये चीजें पढ़नी। इसके अलावा उष्मा के आधार पर दो अभिक्रियाएं होती है। उष्मा के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, ये दो आपकी अभिक्रियाएं हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि एक उदाहरण लेकर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताइए या इसका अंतर बताइए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है, एक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। ये बायोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी मदद से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल रहता है उनके पत्तियों में, परागही पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। प्रकाश संश्लेषण की घटना आपकी उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, यह आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। या पूछा जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उष्माशोषी या उष्माक्षेपी होगी, ये आपको बताना होगा। तो ये पहले चैप्टर में आपको इन चीजों को पढ़ना है, और ये चैप्टर आपको कम से कम 6 नंबर दिलाएगा ऑब्जेक्टिव सहित। ऑब्जेक्टिव को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आना है। और पूरा अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो इससे आसान आपका कोई चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा आपको बस कंसंट्रेट रखना है। अब आपको इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे बच्चे इसमें लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र हुआ, तो बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये तरीका होना ये चाहिए, बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। या फिर ऐसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो कट के 0 नंबर मिलेगा। तो लिखने का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिंबल्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी समय जो है वो सिंबल सिखाने का नहीं रहेगा। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बाद से आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो इसका लिटमस टेस्ट आप देखेंगे। लिटमस टेस्ट में आप देखेंगे कि अगर अम्ल है तो लाल को नीला करता है, क्षार है तो नीले को लाल करता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप देखेंगे कि लिटमस टेस्ट में आप लिटमस टेस्ट की मदद से अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। अम्ल जो होता है वो क्या करता है, नीले को लाल कर देता है और ये लाल को नीला कर देता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कसैला होता है, ठीक है ना। अब इसमें अम्ल में आपके पास H2SO4 है, HCl है, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। क्षार में आपके पास NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये आपके अम्ल है और ये क्षार है। इसके अलावा इसमें सबसे जरूरी चीज आता है सूचक। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, सूचना देने वाला, यानी एक जगह से दूसरी जगह सूचना का संचार करने वाला इंडिकेटर होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक फिनोल्फ्थालीन के बारे में और दूसरा मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ये दोनों आपके क्या किए जाते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए ये दोनों इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, सूचक। उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सूचक है, फिनोल्फ्थालीन है और मेथिल ऑरेंज है। ये तो बात हो गई आपकी अम्ल और क्षार की। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस चैप्टर में अम्ल और क्षार की जानने के लिए, वह आपकी यह है कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है, यानी कितना उसकी क्षमता है, तो वह डिसाइड करता है पीएच। और पीएच होता है माइनस का नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये आपका पीएच हो गया।
ठीक है ना। पीएच इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये आया कहां से, H2O अगर आपके पास है, ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस प्लस OH आए, ठीक है ना। अब इनका अगर आयनिक वैल्यू देखें, H प्लस OH माइनस, तो ये 14 आता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं, इसको KW लिख लेते हैं, और ये होता है जल का आयनिक मान, और ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी मदद से हम अम्ल और क्षार की प्रबलता का पहचान करते हैं। इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज एक पीएच पैमाना होता है, या हम इसी को पीएच स्केल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच स्केल अगर हम ये बनाएं तो ये 7 है, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, इधर आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर पीएच 7 है तो ये बिल्कुल उदासीन होगा, जैसे कि आपका पानी। 7 से नीचे आएंगे तो इधर आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी और ये हो जाएंगे आपके अम्ल। इधर बढ़ेंगे तो ये OH आयन की सांद्रता होगी और ये हो जाएंगे क्षार। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का केवल इसी से क्वेश्चन आना है कि अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा, अगर 10 है तो कितना करेगा, 12 है तो कितना करेगा, 6 है तो कितना करेगा, 5 है तो कितना करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। ये पीएच स्केल है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 है तो उदासीन है, 7 से बढ़ते जाएंगे क्षार होता जाएगा, 7 से घटते जाएंगे आपका अम्ल होता चला जाएगा। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच कितना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता है तो इसको आप लिखेंगे, इसका पीएच होगा लेस देन 7 होगा इसका पीएच, यानी 7 से इसका पीएच क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो 3 यहां पर एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर ये टेबल आप भूल जाते हैं तो भी ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि पीछे के वीडियो लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि अगर पीएच का मान 7 है तो ये उदासीन होगा, ठीक है ना। पीएच अगर आपका 7 से बड़ा है तो ये आपका क्षार होगा, और पीएच अगर 7 से छोटा है तो ये अम्ल होगा। अगर ये आप याद रखते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलाएगा, और ये बहुत आसान चीज है। इसके अलावा पीएच का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है, पीएच हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों पे क्या प्रभाव डालता है, हमारे दांतों में झंझनाहट हो जाती है, ये सारी चीजें पीएच के दैनिक जीवन में प्रभाव आपको डिटेल बताया जा चुका है। डिटेल आप किताबों में देख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। दूसरा, इसका जो सेकेंड पार्ट, अगर इस चैप्टर की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण आपके यौगिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। एक इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण यौगिक है वह आपका है CaOCl2, इसका ब्लीचिंग पाउडर नाम है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा आपका है Na2CO3.10H2O, या है आपका धावन सोडा, या इसी का नाम है सोडियम कार्बोनेट। तीसरा इसमें जो यौगिक है NaHCO3, ये है खाने वाला सोडा, या इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तीसरा इसमें आपको पढ़ना है जिप्सम के बारे में, और चौथा पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और ये POP इसको कहते हैं। अगर ये आपको 4 चीजें तैयार है, 5 चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये आना ही आना है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड है, ये सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। तो इसका उपयोग कहां होता है, और इनका सूत्र और कैसे ये बनता है, ये आप जरूर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतनी चीजें ये पढ़नी है। अगर इतनी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है धातु
एवं अधातु। ठीक है, धातु अधातु में आपको जो सबसे जरूरी चीज पढ़ना है वो है खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। ये आपको इतनी चीजें ये तो पढ़नी ही पढ़नी। इसके अलावा अयस्क आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित धातुओं के अयस्क लिखिए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कापर, कापर पाइराइट, कापर ग्लांस इसके अयस्क होते हैं। लोहा है, एल्युमिनियम है, ठीक है। इनके आपको क्या करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अयस्क आपसे पूछे जाते हैं। और इन अयस्कों को आप क्या करिए, कापर है अगर इसका तो कापर का आप जानते हैं Cu2S CuO होता है, लोहा का Fe2O होता है Fe2SO4, ये अयस्क है इसके, ठीक है। तो फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला लिखिएगा, नाम पूछेगा तो नाम लिखिएगा। एल्युमिनियम का आप जानते हैं बॉक्साइट Al2O3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सूत्र कौन सा है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो धातु और अधातु में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है और ये बहुत आसान है, ठीक है। छोटा सा पार्ट है इसमें, क्योंकि सिलेबस में काफी कुछ चीजें निकाल दी गई हैं। जैसे इसमें पहले अलग अलग चीजें थी, बात्या भट्टी कैसे होता है, धातुओं का निष्कर्षण, ये अब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करिएगा। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कार्बन की विशेषता। कार्बन में दो विशेषताएं पाई जाती हैं, एक इसकी चतुष्फलकी संरचना। चतुष्फलकी संरचना में इसकी संयोजकता जो है वह +-4 होती है, ठीक है ना। ये 4 दे भी सकता है, 4 ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ये एक ही को दे देता है, 4 एक ही से ले लेता है, ठीक है ना। 4 को 4 देगा और 4 से 4 लेगा। दूसरी जो इसकी है लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कार्बन इतनी बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो कार्बन के अपर रूप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अपर रूप कार्बन के 3 है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन्स है, ठीक है ना। ये 3 आपके हैं, इन 3 में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सबसे कठोर आपका हीरा होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इसमें आप पेंसिल में जो रॉड होती है, पेंसिल रॉड, उसमें आपको ग्रेफाइट देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज आपकी इसमें, ये दो चीजें ये हो गई कार्बन से संबंधित। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें, थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा ये समय लेता है, थोड़ा सा समय देके इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन, ठीक है। ये 2 तरीके का इसका होता है, संतृप्त होता है, पहले भी आप इसको देख चुके हैं टेबल, ठीक है। असंतृप्त आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका द्विबंध, एक होता है त्रिबंध, और ये संतृप्त जो होते हैं ये एकल बंध होते हैं। इनको कहते हैं एल्केन, ये आपका है एल्कीन और ये है आपका एल्काइन। इसका उदाहरण सबसे प्रमुख जो है CH4 है, इसका C2H4 है और ये आपका CH2 है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल, C2H2 है, सॉरी C2H2 है इसका, ठीक है। इसका अगर फार्मूला आप निकालने की कोशिश करें तो CnH2n+2 है, इसका CnH2n है और इसका CnHn है। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये चीज आप लिखेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये जानने की जरूरत आपको क्या पड़ी, इसको जानने के लिए आपको क्या है, इससे फायदा आपको क्या मिला। इससे फायदा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको मिली वह यह मिली कि IUPAC नाम हमने लिखना सीखा इन्हीं की मदद से। IUPAC में आपको बहुत पढ़ना नहीं है, एक तो एल्केन का पढ़ना है IUPAC, एल्कीन का, एल्काइन का, और उसके बाद आप सबसे जो पढ़ेंगे वो OH, इसको एल्कोहल समूह कहते हैं,
एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे ये आपका है एसिटिक, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है ये। इसके अलावा आप पढ़ेंगे CHO, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। इसके अलावा आप ये देखेंगे ये है आपका कीटोन, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है X, ये हैलोजन है। इसमें आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो इतने यौगिकों के बारे में आपको, इतने समूहों के बारे में आपको इसमें IPSC नाम पढ़ना है, और ये आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं। तो इन चीजों को आप जरूर से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि IPSC नाम आपसे पूछा ही जाना है। हाँ, दूसरी चीज इसमें जैसे एल्कोहल समूह है तो क्या जोड़ेंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है तो क्या जोड़ेंगे, एल्काइन है तो क्या जोड़ेंगे, एल्केन है तो क्या जोड़ेंगे, ये आप जरूर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि हम केवल इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, हम उसके अंदर की क्या चीज है उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2 यौगिक आपको बनाने के लिए पढ़ना है। एक पढ़ना है एथिल अल्कोहल और दूसरा पढ़ना है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। ये 2 यौगिक आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से अगर आप यौगिक अच्छे से तैयार कर लिए तो ये दोनों यौगिक आपको 4 नंबर दिलाएंगे। सबसे पहले इसके निर्माण की विधि, दोनों की संरचना सूत्र इसका, ठीक है, और रासायनिक गुण और इनका उपयोग, ये बहुत जरूरी है। ये आप इन चीजों को जरूर से आप पढ़ेंगे, दोनों के निर्माण की अगर हम बात करें। इसके अलावा एक आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बताते जा रहे हैं। अगर एथिल अल्कोहल को हम K2Cr2 या KMnO4 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है या ऐसा समीकरण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि या तो इसका या इसका, ये आना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एथिल अल्कोहल के निर्माण में एक डेफिनेशन आपकी होती है जिसको हम किण्वन कहते हैं या अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो किण्वन या फर्मेंटेशन एक ऐसी विधि है जो ईस्ट या बैक्टीरिया या एंजाइम की उपस्थिति में हम किसी चीज को सड़ा देते हैं। सड़ाना इसका मतलब हुआ, सड़ाते हैं, शराब बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन जाए, आपका ये लंबी प्रक्रिया है, कम से कम मिनिमम 72 घंटे में आपका शराब का निर्माण होता है। तो ये आपको ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर छोड़ते हैं तो आप इसके अपने रिस्क पे छोड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है साबुन का निर्माण, साबुन अपमार्जक, ठीक है। साबुन और अपमार्जक आपके पास है, इसी को हम अंग्रेजी में डिटर्जेंट भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर एक तो आप याद करेंगे, दूसरा साबुन का निर्माण या साबुन क्या होता है, ठीक है, और साबुन की क्रियाविधि, साबुन की सफाई की क्रियाविधि, ये आप पढ़ेंगे। या फिर इसके अलावा मिसल का बनना, मिसल का बनना यानी जितना ज्यादा मिसल बनेगा उतना आपका झाग बनेगा, और जब झाग बनेगा तो कपड़े की सफाई उतने अच्छे तरीके से होगी। तो इस प्रकार से आप ये इतनी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आने वाले लगभग अधिकतम प्रश्न आप कर सकते हैं। एक चैप्टर इसमें और बचता है, वो है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तत्वों के वर्गीकरण में बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2 चीजें इसमें आपको पढ़नी है, बाकी सारी चीजें सिलेबस से अभी हटा दी गई हैं। और वह है आपका एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो कि आपका परमाणु भार पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और ये आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है ना। अब इन दोनों की आप क्या क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं, कमियां
ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी, और ये आपका ऐसा, ये 2 ही 3 टॉपिक है जो इसमें आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी विशेषता पूछी जाती है कि परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, संयोजकता, ठीक है ना, ऑक्साइडों की प्रकृति। ये पूछा आपसे कैसे जाएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, या समूह में बाएं से दाएं जाएंगे, या वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे, तो ये चीजें कैसे परिवर्तित होंगी। हालांकि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें से आपको एक अधिक से अधिक, इसमें से 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और इसमें बनता है जो आपको जानना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन होता है, वो छोटा सा 1 लाइन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे कह देता है इसमें कि एक तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, यह तत्व आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो अगर 17 परमाणु क्रमांक है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, यहां कितना है 7, तो कहां रखा गया होगा, ये 7वें समूह में। और पूछा जाता है इसकी संयोजकता, तो संयोजकता क्या है, आखिरी कक्षा को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी आखिरी कक्षा पूरी हो गई, संयोजकता 1 हो। और ये कौन सा है तत्व, तो इसका नाम पूछा जाएगा, तो ये क्लोरीन, ठीक है। तो एक इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ये, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री में इसके अलावा आपके और क्वेश्चन नहीं बनते। अगर 1 को 2 क्वेश्चन बनते हैं तो मेथेन की संरचना कैसे बनती है, संरचना में आप इस तरीके का संरचना आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एल्कीन, प्रोपीन, इस तरीके की आपको संरचना पूछी जा सकती है। तो रसायन विज्ञान में इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब इसके बाद से भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स में आपको किन चीजों को देखना है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी के लिए कल देखेंगे, अगर समय मिलता है तो एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे परीक्षा से पहले। लेकिन अभी क्या है, हमारा फोकस केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में सबसे जो पहला चैप्टर है वो आपका है प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में आपको प्रकाश का परावर्तन, ये आपको पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। 2 चीजें ये हो गई, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। ये आपको 6 कंडीशन इसमें, 6 कंडीशन इसमें, ये आपका क्या है, अलग अलग चीजें देख के आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको इसमें बात करनी है, परिभाषाएं इसमें आपको अगर पढ़नी है, तो परिभाषाओं में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये परिभाषाएं आपको अवश्य से देखनी है। और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध अगर आपने पढ़ा हो तो F=R/2, ये आपको जरूर इस पे सवाल पूछा जाता है और ये आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर इसमें बात किया जाए और प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब के बनने के बारे में आपसे बात हो गई। तो इसमें प्रतिबिंब आपका अलग अलग कंडीशन में बनेगी। अवतल दर्पण होगा तो अलग बनेगा, उत्तल दर्पण होगा तो अलग होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो एक अपवर्तन में आपका अपवर्तन के नियम की अगर बात करें तो इसमें एक स्नेल का नियम आता है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जाता है sin R=n, और ये n आपका अपवर्तनांक है। ये अलग से आपका इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक n होता है प्रकाश की चाल निर्वात में और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये आपका एक अलग फार्मूला। इसके अलावा इसमें आपको प्रिज्म पढ़ना है। प्रिज्म में आपका क्या है, प्रिज्म में आप प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक निकालेंगे n sin del m प्लस a/2 sin a/, ये आपको इसी पे सवाल करना है। प्रिज्म क्या होता है, इसकी परिभाषा।
इसके अलावा आप इसमें सवाल करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस पर आप सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, खासकर उन सवालों का जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आप जरूर से करेंगे, ठीक है ना। और इन्हीं से आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम इसमें चले तो अगला जो चैप्टर है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रकाश पढ़ ले, प्रकाश हमने इतने छोटे में बता दिया यहाँ पे, लेकिन इतना छोटा है नहीं है। जब पढ़ने बैठेंगे आप तो कई घंटे लग जाएंगे। इसके बाद इसमें है विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको सबसे जरूरी चीज है मात्रक पढ़ना। इसमें आपको प्रतिरोध आना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध परिभाषा तथा इसकी निर्भरता। निर्भरता में आपको हमने एक फार्मूला प्रूफ कराया है, ये आप जरूर पढ़ेंगे, जहां वो आपका क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है ना। और प्रतिरोधों का संयोजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ ही रहा है आपके बोर्ड में, ये आप मान के तैयारी करिए। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन आप जानते हैं दो तरीके का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसके लिए लिखेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूले पे आधारित सवाल, और इसको क्या करना, सिद्ध करना। पूछा जाता है कि समांतर क्रम में अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इनके संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये आपको ये चीजें निकालनी है। इसके अलावा इसमें जो रो हमने लिखा है, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता रो होता है, इसका मात्रक आप निकालने की कोशिश करेंगे, मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये चीज इसमें आपको, ये मोटा मोटी तौर पे अगर हम बात करें तो इन चीजों को आप जरूर देखेंगे। इसमें पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति की मात्रक का क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें किलोवाट घंटा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये भी आप याद कर सकते हैं। ये निकलता कैसे है ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इसको निकालने की कोशिश करना चाहते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। और इसी को गुणा कर लीजिए तो 1000 × 3600, और ये हो गया वाट सेकेंड, और यही वाट सेकेंड आपका जूल कहलाता है। इसको गुणा कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, वाट घंटा हो जाएगा। और अगर आप व्यय ऊर्जा निकालना चाहते हैं, व्यय ऊर्जा, इसी को हम यूनिट भी कहते हैं। बिजली का बिल जो घर में आता है तो ये होता है व्यय ऊर्जा गुणे, व्यय ऊर्जा नहीं बल्कि ये आपका होता है कुल वाट, कितने वाट आप खर्च कर रहे हैं, कुल वाट समय गुणे घंटे अपान 1000, ठीक है ना। इस पर भी आपको सवाल करने के लिए आ सकता है कि इस पर आप सवाल कैसे करेंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में अगर आपका दिया हुआ है कोई परिपथ तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको संयोजन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में तो यहां पर आपको फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, लॉरेंज बल, और एक फार्मूला आपको हमने लिखाया होगा F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। इसको प्रूफ करना, प्रूफ कैसे करना है, और इस पर इसको सवाल, इस पर ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, दो नियम है इसके, ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये समझ लीजिए कि एकदम परीक्षा में आपके आना ही आना है। दो नियम है इसको, और दोनों नियम को आप आसानी से याद कर सकते हैं, और ये दोनों नियम आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है, बहुत छोटा है। इसके अलावा आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ सकते हैं, ये 6 नंबर का पूछा जाता है, और विद्युत मोटर,
ये दोनों में से एक आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% ये समझिए कि ये पेपर में रख दिया गया है। इसको आप लिखेंगे तो सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखेंगे, इसकी संरचना लिखेंगे, इसकी क्रियाविधि लिखेंगे और इसका चित्र बनाएंगे। ये चीज आप इसमें, इसके अलावा इसमें आप एक टॉपिक रह रहा है, वो होता है भू संपर्कन, जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से इतनी चीजें अगर आप पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया ये टॉपिक, तो कुछ बच्चे कहें सर आपने तो पूरा सिलेबस ही बता दिया तो पढ़ें क्या। तो अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो इतनी चीजें तो आपको पढ़नी है। आप अपने हिसाब से इसमें छोटा बड़ा कम ज्यादा कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मात्रक आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे कि मात्रक में आपका विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना। ये आप आसान, इसको तो जरूर ही कर लीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक कौन है, वैद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा है। तो ये आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। जैसे विद्युत धारा की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत। इसका वाट होता है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति वाट है, इसी तरह वैद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा आप निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर, ठीक है, इस प्रकार से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं, या बी इक्वल टू आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, यहां से एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा से, ठीक है। यहां से बी का मात्रक अगर निकाले तो एफ अपान क्यू इंटू बी, एफ का मात्रक न्यूटन कुलाम प्रति मीटर, वेग है तो वेग क्या आता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वेबर प्रति मीटर में। तो इसका मात्रक आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आसानी से तैयारी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। आपको बाकी के पेपरों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए, अच्छा नंबर लाइए। बाकी के बायोलॉजी का जो पोर्शन इसमें बच रहा है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम अपलोड कर देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।